NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी MCQ हैं सारे के सारे MCQ इस PDF में उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक पेन ले लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में किस उपकरण को जाना जाता है। सबसे पहले कौन सा यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में जानने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अबेकस या पास्कलाइन या एनालिटिकल इंजन या टैबुलेटिंग मशीन। तो इसका आंसर है पास्कलाइन, ये आंसर है। आगे है प्राचीन समय में व्यापारियों द्वारा गणना करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग उपयोग करते थे अबेकस का। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ते समय देखा था। आगे आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाली मशीन कौन सी है? अबेकस या पास्कलाइन या एनालिटिकल इंजन या स्लाइड रूल। तो एनालिटिकल इंजन जब आया तब वो आधुनिक युग में कंप्यूटर का विकास हुआ है अच्छी तरह से। तो इसको एनालिटिकल इंजन को यहाँ टिक करेंगे। प्रारंभिक डेटा इनपुट और स्टोरेज के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? सबसे पहले डेटा इनपुट और स्टोरेज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था ये बोला जा रहा है। तो हम लोग पंचेड कार्ड का सबसे पहले यूज करते थे। हार्ड डिस्क ये सब तो बाद में आया, रैम भी बाद में, और मैग्नेटिक टैब भी बाद में। सबसे पहले हम लोग डेटा इनपुट करने के लिए पंचेड कार्ड का यूज करते थे। जनगणना के डेटा को तेजी से प्रोसेस करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया था? एनालिटिकल इंजन या पास्कलाइन या टैबुलेटिंग मशीन। यहाँ पे आंसर होगा टैबुलेटिंग मशीन। आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डेटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में रखने का विचार किससे जुड़ा है? आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डेटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में रखने की विचार किससे जुड़ा है? बाइनरी सिस्टम से या स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या क्लाउड कंप्यूटिंग से? इसका आंसर होगा स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से। कंप्यूटर के मूल संरचना में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में मूल संरचना में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता। तो मेमोरी तो शामिल होता है और CPU भी शामिल होता है। इसमें नहीं बोल रहा है। इनपुट आउटपुट भी तो होता ही है शामिल मुख्य रूप से। यहाँ पे बोल रहा है कंपाइलर नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था। तो इसका एग्जाम्पल बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर हम लोग का बाद में आया था और इंटीग्रेटेड सर्किट भी बाद में। अभी जो आधुनिक में बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो ये सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब। तो इसी को ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर तकनीक के विकास में ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा लाभ क्या था? मतलब ट्रांजिस्टर आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? कंप्यूटर का आकार कम हुआ, हाँ ये फ़ायदा हुआ।
ऊर्जा की खपत कम हुई, हाँ ये भी सही है। विश्वसनीयता बढ़ी, हाँ ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी होगा। पर्सनल कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस कंप्यूटर ने निभाई? IBM PC या मैकिन्टोश या ENIAC या यूनिवैक? इसका आंसर दिया हुआ है बी, मैकिन्टोश। इसका आंसर हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस कंप्यूटर ने निभाई? ये हमें नहीं पता था, ये होगा मैकिन्टोश। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? केवल टेक्स्ट कमांड का उपयोग या उपयोगकर्ता के लिए आसान इंटरफेस? GUI आने से उपयोगकर्ता के लिए आसान इंटरफेस हुआ था, इसीलिए आसान इंटरफेस बनाने में सबसे ज़्यादा GUI का ही हाथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम मेमोरी उपयोग, ये कभी नहीं होगा। केवल सर्वर के लिए उपयोग, ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी है। CLI आधारित सिस्टम में उपयोगकर्ता कैसे काम करता है? इसका तो वॉयस कमांड से कार्य करता है, नहीं, कमांड टाइप करके। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? याद नहीं है, आ रहा है, भूल गया भाई। मैकिन्टोश फर्स्ट जनरेशन के बाद हम लोग को ये पढ़ना था, तो ये होगा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अनस्ट्रक्चर डाटा। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे, मिल नहीं रहा है। IBM, अच्छा इसको बाद में देखेंगे। आगे कहता है, कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने के लिए किस संख्या पद्धति का उपयोग होता है? डेसिमल, बाइनरी या रोमन? कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने के लिए मतलब कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, ये सीधे सीधे बोल रहा है। तो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी को समझता है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी डेटा इकाई बीट कहलाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 निब्बल बाइट हो जाएगा इसका आंसर। निब्बल मिलकर क्या बनाते हैं? बाइट। ये छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन का आंसर। रैम को किस प्रकार की मेमोरी माना जाता है? तो रैम तो हमारा वोलेटाइल है और रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो ये तो असेंबलर कह रहा है। कंप्यूटर जब चालू होता है तो समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला प्रोग्राम को हम लोग असेंबलर कहते हैं। नहीं, बूट लोडर, इसका आंसर बूट लोडर दिया हुआ है, तो बूट लोडर ही होगा। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच तेज गति, CPU और मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बीच तेज गति से डेटा एक्सेस करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? CPU और मुख्य मेमोरी के बीच
तेज गति से डेटा एक्सेस करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जैसे सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के बीच तेज गति से डेटा एक्सेस करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैच मेमोरी। कैच मेमोरी, यहाँ रोम या हार्ड डिस्क या डीवीडी में डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो जब रजिस्टर आता है, रजिस्टर में आने के बाद कैच मेमोरी में, तो यहाँ से ये तेज हो जाता है। कैच मेमोरी ही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये तो प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और कैच भी आपका प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। तो हार्ड डिस्क ये जो है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। पोर्टेबल डेटा स्टोरेज के रूप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? पोर्टेबल डेटा स्टोरेज के रूप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? पेन ड्राइव या रोम या कैच या रजिस्टर? पोर्टेबल के लिए तो ये होना चाहिए, पेन ड्राइव। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डेटा को संग्रहण, जो भी अस्थायी रूप से डेटा है उसका संग्रहण करता है प्रोसेसिंग के दौरान प्राइमरी मेमोरी। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे कहता है कौन सी मेमोरी पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है? रोम जो है पावर बंद हो जाने के बाद ये स्टोर कर लेता है डेटा को, तो ये सुरक्षित रखता है, तो रोम ही होना चाहिए। रैम में क्या होता है कि जब पावर बंद होता है तो यहाँ से डेटा ख़त्म हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है, तो इसका आंसर रोम हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता पूछ रहा है महत्वपूर्ण। यह सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है, बिल्कुल। इसकी संग्रहण क्षमता कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी की संग्रहण क्षमता कम होती है, बिल्कुल। यह अस्थायी स्टोरेज है। सेकेंडरी हाँ ये सही है, अस्थायी है। यह नॉन वोलेटाइल है, बिल्कुल। रोम जो है रोम भी हमारा नॉन वोलेटाइल है, अस्थायी है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका यह सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, नहीं, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है। इसकी संग्रहण क्षमता कम होती है, नहीं, ज़्यादा होती है। ये जितना चाहे उतना स्टोर कर सकता है या संग्रहण कर सकता है। यह अस्थायी होती है, नहीं, यह अस्थायी नहीं, यह स्थायी, यह स्थायी मेमोरी होती है। यह नॉन वोलेटाइल होती है, बिल्कुल। रोम जो है, रोम प्राइमरी मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है, और यह सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होती है। आगे, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। हार्ड डिस्क तो है सेकेंडरी, सीडी डीवीडी भी है। रैम और रोम जो होता है ना, ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, सेकेंडरी नहीं है, तो ये प्राइमरी स्टोरेज है, डिवाइस है, तो ये सी इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, और ये हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, तो यही आंसर होगा, तो ये सब कट जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये और ये कट जाएगा। एसडीडी की तुलना में एसएसडी का मुख्य लाभ क्या है?
हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी का मुख्य लाभ क्या है? ये तेज होता है, तो इसका तेज डेटा एक्सेस, ये सही है इसका आंसर। वजन हल्का भी होता है, अधिक कहाँ होता है? अधिक बिजली खपत नहीं, ये भी गलत है। अधिक शोर, ये भी गलत है। पेन ड्राइव किस प्रकार की तकनीक पर आधारित होती है? पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी के तकनीक पर आधारित होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं, ऑप्टिकल स्टोरेज भी नहीं, मैकेनिकल स्टोरेज भी नहीं। पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी तकनीक पर आधारित होती है। कंप्यूटर 1 MB बराबर होता है, तो MB, तो सबसे पहले KB आया, माने काका आए, उसके बाद काका मेरे घर तक, घर यानी जी, घर तक पहुँचे एक ज़्यादा यारी, तो एक ज़्यादा यारी, इस तरह का एक ट्रिक है जो कि हमने बनाया है। तो इसके लिए 1 MB, तो 1 MB यहाँ पे है, तो 1 MB जब बराबर पूछ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो ये है, तो ये हो जाएगा 1024 KB। तो इस 1024 KB हम लोग का बी आंसर में है, तो बी हो गया। यही अगर 1 GB पूछ देता तो 1000 MB हो जाता, 1024 MB हो जाता। अगर TB पूछ देता तो 1024 GB हो जाता। तो इस प्रकार से है इसका आंसर। 1 GB बराबर क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि GB जब पूछे तो इसके ऊपर MB है, तो MB हो जाएगा। तो इसका 1 GB बराबर 1024 MB हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत बड़े डेटा स्टोरेज को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई उपयोग होती है? बहुत बड़े डेटा स्टोरेज को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोग होती है? TB होती है या PB होती है? यानी इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इसमें डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा है? TB है, PB है, या EB है, या ZB है? तो ये सारे बड़े डेटा स्टोरेज को मापने के लिए ये सारे इकाई काम आते हैं। MB, TB के बाद जितने सारे हैं ये सब डेटा स्टोर करते हैं पूरा। तो यहाँ पे इसका उपयुक्त सभी आंसर दिया हुआ है, तो ये बड़े डेटा को स्टोर करते हैं। कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्थायी डेटा स्टोरेज या बैकअप बनाना, या CPU को तेज डेटा एक्सेस प्रदान करना। पिछले कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में इसी को देखा था। तो कैच मेमोरी मुख्य रूप से उसका उद्देश्य है CPU को तेज डेटा एक्सेस प्रदान करना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लैपटॉप के आने से कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर में क्या बदलाव आया? लैपटॉप के आने से कंप्यूटर बड़े हो गए, या पोर्टेबल कंप्यूटर संभव हुआ, या इंटरनेट समाप्त हो गया कि केवल ऑफिस में उपयोग होने लगा? इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि पोर्टेबल यानी आसान शब्दों में देखा जाए तो हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, पोर्टेबल हो गया, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 1990 के दशक में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग का मुख्य कारण क्या था? 1990 के दशक में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग का मुख्य कारण क्या था? प्रिंटर था, स्कैनर था, या वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट था, या कीबोर्ड था? तो 1990 के दशक में हम लोग पढ़े हैं कि इसका मुख्य कारण www और इंटरनेट था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे स्मार्ट अप्लियंस
से किस तकनीक से जुड़े होते हैं? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वेयरेबल गैजेट का उदाहरण है? वेयरेबल गैजेट का उदाहरण है, तो स्मार्ट वॉच भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और स्मार्ट लेंस भी है इसका एग्जाम्पल, और फिटनेस बैंड, ये सारे के सारे वेयरेबल गैजेट हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी, डी। स्मार्टफोन के विकास में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? स्मार्टफोन के विकास में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रोसेसर का सूक्ष्मीकरण, या तेज मेमोरी, या हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी? तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्मार्टफोन के विकास में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जब प्रोसेसर सूक्ष्मीकरण ये सबसे छोटा हुआ तब जाके ये सब आया है, तेज मेमोरी बढ़ा तब जाके स्मार्टफोन आया है। तो आधुनिक युग का बात हो रहा है, तो ये सारे के सारे हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी ये सब सारे आए तभी जाके स्मार्टफोन के विकास में किस मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तब जाकर स्मार्टफोन आया था। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के विकास में किस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग LSI को ही, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जो LSI जो है जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे उस समय हम लोग को ये LSI हम लोग पढ़े थे चिप टाइप, वो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो LSI है यह महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर के विकास में जब आया LSI तब जाके हम लोग का सेकेंड जनरेशन में आया था। उसके बाद हम लोग ने ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इसी के बदौलत आगे माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। आगे देखते हैं, एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टरों को समाहित करने की तकनीक क्या कहलाती है? लाखों अगर ट्रांजिस्टर समाहित होने के लिए हम लोग को सबसे वेरी लार्ज होना चाहिए, यानी VLSI, ये हम लोग का आधुनिक युग में फोर्थ जनरेशन में आया था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में SLSI आया था। तो अगर अगर इसमें एग्जाम्पल में SLSI दिया होता तो वही होता, पर नहीं दिया हुआ है, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा इसका VLSI। आगे, कंप्यूटर में GUI का मुख्य उद्देश्य क्या है? GUI का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है? केवल टेक्सचर आधारित इंटरफेस देना, या उपयोगकर्ता को ग्राफिकल माध्यम से कंप्यूटर को चलाने की सुविधा देना, या केवल प्रोग्राम के लिए उपयोगी होना, या इंटरनेट कनेक्शन देना। ये पिछले कुछ प्रश्न के पहले मैंने इसके बारे में GUI के बारे में मुख्य उद्देश्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि उपयोगकर्ता को ग्राफिकल माध्यम से ही कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है GUI। आगे है CLI आधारित सिस्टम में उपयोगकर्ता को क्या करना पड़ता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका कमांड टाइप करना होता है। कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ये भी हमने पढ़ा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में
आगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही है? सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, ये भी गलत हो गया। सेकेंडरी मेमोरी के तो ज़्यादा होता है। यह अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए उपयोगी होता है, ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्टोरेज इकाई सबसे बड़ी है? इसमें से तो सबसे हमने शुरू किया था कि पहले के, उसके बाद काका मांगे, काका मेरे घर तक, घर तक यानी जी, घर तक यानी टी, तक पहुँचे, एक ज़्यादा यारी, एक यानी ई हो गया यहाँ पे, एक ज़्यादा यारी। तो यहाँ पे डब्लू वी जो है अंत में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। लैपटॉप के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण क्या है? कम स्टोरेज, अधिक वजन या पोर्टेबल कंप्यूटिंग, यही आंसर होना चाहिए सी। स्मार्ट डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने वाली तकनीक क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, यही पीछे भी देखे हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा वेयरेबल टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? एक ही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है इसके, तो ये हो जाएगा ये चौथा। आगे है 1990 के दशक में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग को किसने सबसे अधिक बढ़ावा दिया? तो ये तो www और इंटरनेट का विस्तार, ये सही है। बूट लोडर का मुख्य कार्य क्या है? बूट लोडर का मुख्य कार्य हार्ड डिस्क का फॉर्मेट करना नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना, बिल्कुल यही है काम। ऑपरेटिंग सिस्टम, बस क्वेश्चन को, आंसर को क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे कि बूट लोडर का मुख्य कार्य क्या है। पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड करना कि किसके कारण होता है, तो वही बूट लोडर के मुख्य कारण है इसका। तो वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, इस बार पूछ दिया बूट लोडर का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले डेटा कहाँ लोड होता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो प्राइमरी मेमोरी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण डेटा को लंबे समय से सुरक्षित रखने के लिए? तो लंबे समय के लिए हम लोग का हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यूज के लिए हम लोग का सही है। यहाँ रैम जो है ये डिलीट हो जाता है बिजली कटने के बाद, ये सही नहीं है। कैच मेमोरी ये तेज होता है, पर ये भी एक तरह से सही नहीं है फ्यूचर यूज के लिए। और रजिस्टर भी नहीं सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। या रोम भी होता तो रोम भी हो जाता। मेमोरी कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? मेमोरी कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? अस्थायी मेमोरी के लिए, या पोर्टेबल डेटा स्टोरेज के लिए, या सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए? नहीं, मेमोरी कार्ड का उपयोग किया जाता है कि कहीं भी हम उसको ले जा सकें, इसी के लिए। कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ क्या है? अस्थायी डेटा संग्रहण, या पावर बंद होने पर डेटा सुरक्षित रहना। पावर बंद होने पे डेटा सुरक्षित किस में रहता है? रोम में। तो रोम क्या होता है? रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अस्थायी डेटा संग्रहण ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर बंद होने पे डेटा नष्ट हो जाता है, तो ये रैम में होता है, तो ये सही है। और रैम जो है वो वोलेटाइल भी होता है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, रोम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रोम अभी बताएं हम कि अस्थायी डेटा स्टोरेज, नहीं ये अस्थायी होता है, तो इसको डिलीट करो। यहाँ पे देखिए बताया गया है
कि रोम जो है अस्थाई डेटा होता है, तो यहाँ पे अस्थाई पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। सिस्टम के अस्थाई निर्देशों को संग्रहित करना, हाँ तो ये सही है। इसका आंसर बी होगा। स्मार्टफोन के विकास में किस तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रोसेसर का सूक्ष्मीकरण, ये सही है। तेज मेमोरी, ये भी सही है। हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? इसमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें से सीडी और डीवीडी को हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। एचडीडी और एसडीडी के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एसडीडी में मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, हाँ ये सही है, जिसी के कारण से ये तेज होता है एसडीडी से। एसडीडी धीमी होती है, नहीं तेज होती है। एसडीडी अधिक तेज होती है, ये भी गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। और एसडीडी केवल रैम की तरह काम करती है, नहीं रैम की तरह नहीं, बहुत ये स्टोर करती है डेटा को। निम्नलिखित में से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर ये होगा। आगे, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग होता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग होता है? बसेज का है, बस का होता है ना यहाँ पे उपयोग। इसका आंसर बस होगा। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफ़र बस के उपयोग से हम लोग करते हैं। इसका आंसर बस हो जाएगा। बस के प्रकारों में शामिल है। टाइप ऑफ बस इंक्लूड। बसेज, यहाँ से जो क्वेश्चन है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में वो सारे जितने क्वेश्चन थे वहाँ पे आसान थे, तो उसको हमने एक छोटे से वीडियो में कवर कर दिया। और जितने भी अभी के जो भी वीडियो आएंगे उसमें आपके बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।